हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो अडोलेसेंस वर्ड क्या है? आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा, बट आपको ये ज़रूर पता होगा टीन एज क्या होती है। आप सबको पता है द वर्ड टीन कम्स फ्रॉम 13, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13। तो टू बी वेरी एक्यूरेट 13 से पहले भी स्टार्ट हो सकती है। 11-12 से लेकर के जो 18-19 ईयर्स तक की एज होती है उसको हम बोलते हैं टीन एज। और इस एज में जब हम होते हैं तो हम आपको बोलते हैं टीन एजर। सो अगर मैं बात करूं टीन एज की, तो टीन एज को बहुत ही स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और टीन एज के दौरान जो बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं उनका रिजल्ट होता है कि एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। दैट इज टीन एज के जो ऑनसेट की हम बात कर रहे हैं, और टीन एज जब हमारी चल रही होती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो है हम रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन कर सकती है। सो आप यहाँ देख सकते हैं एक बेबी डेवलप हो रहा है इनटू अ टीनेजर, जो कि फर्दर डेवलप होकर एक अडल्ट बन रहा है जो कि केपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स एजिंग यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडोलेसेंस or the onset of puberty, it is related to reproduction. So it results in us being capable of reproduction. So that is why boys and girls become capable of reproduction at the age of adolescence. तो basically adolescence का मतलब क्या हुआ? reproductive maturity, reproduction कर पाना. So this is known as adolescence. And after adolescence what happens? We become capable for reproduction. तो आइए और कुछ चेंजेस देखते हैं जो adolescence में हमारी बॉडी में होते हैं। तो अगर मैं बात करूं हाइट का एकदम से बढ़ जाना, अगर आप से मैं पूछूं कि आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके बड़े सिस्टर या ब्रदर को आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि हाइट तो सिर्फ 18 या 19 ईयर्स तक ही बढ़ती है। सो द रीज़न इज़ बिकॉज इस एज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में और हाइट बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो सकती है। सो एज यू कैन सी इस एज में अडोलेसेंस में हाइट इंक्रीज होती है। क्या 25 ईयर्स के बाद आपने सुना है किसी की भी हाइट इंक्रीज हो? नहीं, वो तो 18-19 ईयर्स के बाद ही एकदम कम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इस एज में क्या होता है, हाइट में सडन इंक्रीज आता है और वही हाइट आपकी लाइफ टाइम रहती है। अब हाइट किससे आती है? ये हमारे पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। हमारे पेरेंट्स की हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो जनरली बच्चे की हाइट भी ज़्यादा होती है। तो इट डिपेंड्स, इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑल्सो हाइट ग्रो करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन के बिना आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मोर ओवर आप ये देखते हैं आपके हैंड्स की बोन्स इलोंगेट करती है, हाथ और पैर भी लंबे होते हैं इसी दौरान, बिकॉज द बोन्स इलोंगेट। तो ये चेंजेस हैं हमारे जो होते हैं प्यूबर्टी में। हमने सबसे पहला पढ़ा इंक्रीज इन हाइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंज इन बॉडी शेप। तो बॉडी शेप कैसे चेंज होती है? बॉयज़ के शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो शोल्डर्स का ब्रॉडनिंग इज द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। इन गर्ल्स जो लोअर पार्ट होता है अब्डोमेन के नीचे, दिस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स वाइडर, ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स दैट द रीजन बिलो द वेस्ट गेट्स वाइडर। तो ये बॉडी में शेप, बॉडी का शेप चेंज होता है इस दौरान। और भी चेंजेस हैं कि और क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा मेल्स की आवाज़ बहुत ही भारी होती है। सो दिस आई कैन से इट इज़ अ डीप वॉइस। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा आपके फादर और मदर दोनों की वॉइसेस में डिफरेंस है। बट ये डिफरेंस मेनली कब ऑब्जर्वेबल होता है? मेनली ये डिफरेंस ऑब्जर्वेबल होता है, स्टार्ट होना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी।
तो मेल्स की जो वॉइस है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, जिसे हम एक्चुअली बोलते हैं डीप वॉइस, और फीमेल्स की वॉइस थोड़ी श्रिल होती है। सो ये डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की वॉइस में। और ये डिफरेंस क्यों आता है, आई एम श्योर ये आप पूछना चाह रहे होंगे। क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है हमारे, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, और वो जो वॉइस बॉक्स है, आपने देखा होगा मेल्स में जो वॉइस बॉक्स है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट कम्स आउट, वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इट्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द नेक। सो इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, क्योंकि ये इस तरीके का शेप ले लेता है। तो ये जो है ये बॉयज़ में बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, ऐसे लगता है नेक से थोड़ा बाहर आ रहा है, बट गर्ल्स में ऐसा नहीं होता। सो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन्स टू डेवलप, और वो मेल्स में क्या होता है वो आउट प्रोड्यूस करता है, और उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फीमेल्स में वो इतना विजिबल नहीं होता, और इसीलिए फीमेल्स की वॉइस जो है हाई पिच होती है और मेल्स की वॉइस डीप होती है। सो अगेन वॉइस चेंज इज a change which takes place at puberty. Then again if I talk about sweat glands बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं at the time of puberty, यानी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन है वो होना ज़्यादा हो जाता है, तभी इसी एज में पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। तो आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी एज होती है एडोलेसेंस, टीन एज जो हमारी होती है, उस एज में बहुत ज़्यादा हमें पिंपल्स होते हैं। आई एम श्योर अगर अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आई एम श्योर वेरी सून यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, जब आपकी टीन एज आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है सोचने लग जाते हैं, आप इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये होते हैं हमारी बॉडी में in the duration of puberty and this is known as teenage. तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। अभी तक हमने 4 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, हमने बोला एडोलेसेंस का मतलब है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हो जाना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए, जिनको हम सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, उनका डेवलप होना भी इसी ही टीन एज में होता है। तो सेक्स ऑर्गन इन मेल्स यू कैन सी ओवर हियर एंड फीमेल्स सॉरी यू कैन सी ओवर हियर। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो when there is the development of sex organs, तो male sex organs क्या होते हैं हमारे, testis. So mainly testis and penis they begin to develop and at this time testis starts to release sperm. तो testis sperms release करेगा। अब females में क्या होगा, females में ovaries रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, तो ओवरीज डेवलप होंगी, वो ओवा यानी कि एग सिक्रीट करना शुरू करेंगी, जो कि मेच्योर एग्स होंगे। सो दिस इज व्हेन इट स्टार्ट्स रिलीजिंग मेच्योर एग्स। अगेन रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी, यानी इस एज में हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, इनसिक्योरिटी, ये सब चलता रहता है। वी बिकम वेरी हाइपर एक्टिव इन द टीन एज। तो ये सारी चीज़ें, सही गलत को समझना, इमोशनली बैलेंस होना, ये सारी चीज़ें भी इस टाइम पे एडोलेसेंस के टाइम पर चलती रहती है। सो आई होप all of this is clear to you. So next we'll move secondary sexual characters. तो हमें ये पता है कि मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो जो मेल्स और फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उससे जो कनेक्टेड होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। क्या ये जो पिक्चर डिपिक्ट करिए, क्या ये कोई मेल है या फीमेल है? ये एक मेल है जिसकी कि आप देख सकते हैं एज 9 पे कोई मुस्टैश नहीं है, मूछें नहीं है, बट एज विद एज टीन एज एंड विद एज एडोलेसेंस कम, आप यहाँ देख सकते हैं बियर्ड है, मुस्टैश है। सो ये चेंज हमें जनरली बॉयज़ में दिखाई देता है, गर्ल्स में नहीं दिखाई देता। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो बॉयज़ में डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें बॉयज़ के फेशियल हेयर, बियर्ड, मुस्टैश, हेयर ऑन द चेस्ट, हेयर अंडर द आर्मपिट, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। एंड
देयर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग हैवी। बट अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के केस में ये सारी चीज़ें नहीं होती। फीमेल्स के केस में हम देखते हैं द ब्रेस्ट्स डेवलप एंड द पार्ट बिलो द वेस्ट enlarge और वाइडन्स। तो ये जो है ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दोनों ही में जो है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो जो है डेवलप होते हैं। तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो डेवलप हो जाते हैं। गर्ल्स में द ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एंड बॉयज़ में फेशियल हेयर मुस्टैशेस ग्रो। सो ये जो फीचर्स है जो डिस्टिंग्विश करती है उन दोनों को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो तो रहे हैं टीन एज के टाइम पे, बट ये क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं? क्या आप उन केमिकल्स का नाम बता सकते हैं? इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा है, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, और प्यूबर्टी आते वक्त टीनेजर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमने ये सब पढ़ा है। अब आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कि ये जो एज है रिप्रोडक्शन की, जो ये एज है, ये जो पीरियड है जब एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो कब तक लास्ट करती है। तो बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड जो फीमेल है वो बर्थ देती है एक बेबी को, और वो बेबी फीमेल के ही यूट्रस में डेवलप होता है। एंड व्हेन इट डेवलप्स इनटू अ चाइल्ड, जब वो फीटस डेवलप हो जाता है चाइल्ड में, तभी बर्थ देती है एक फीमेल किसी भी चाइल्ड को। तो अब हमें आज पढ़ना है कि ये क्या एज है जब फीमेल कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स के फीमेल के केस में क्या होता है, एग जो है वो ओवरीज प्रोड्यूस करती है, और वो जो मेच्योर एग है उसको हम ओवा बोलते हैं, या मतलब इन प्लूरल। और वो ओवा जब स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि फिर डेवलप होता है और बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये एज जब जो ह्यूमन बींग्स है जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एज क्या होती है, कब तक हो सकता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट तो प्यूबर्टी पे ही हो जाता है और 40 to 50 ईयर्स तक लास्ट करता है। यानी कि जनरली 50 ईयर्स के बाद फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इस एज में जब एज होती है प्यूबर्टी से लेकर के आपका एडोलेसेंस वाली एज जो स्टार्ट होती है, जब आप अडल्ट हो जाते हैं, जब आप रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं, वो जो आपकी एज है तब से लेकर 45 to 50 की एज तक रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। और उस एज में क्या होता है, ओवा इज प्रोड्यूस्ड, एंड ओवा जो प्रोड्यूस होता है उसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है बाय द स्पर्म। सो अगर हम बात करें ओवा, हमें पता है रिलीज कहाँ से होता है, ओवरी से। और ये जो रिलीज होता है ये हमेशा 28 to 30 डेज में एक बार रिलीज होता है। तो जब ये ओवा रिलीज होगा, और इसी टाइम को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवा वुड बी रिलीज्ड, एंड अगर कोई स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। अब इस पीरियड में क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट को डेवलप करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, और वो कंडीशंस हमारे यूट्रस में प्रोवाइड होती है बाय द डेपोजिशन ऑफ अ थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड, जो है सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द जाइगोट टू डेवलप। सो अगर ऐसा होगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और हमारा जो जाइगोट फॉर्म्ड है वो यूट्रस तक पहुंच जाए और वहाँ पर उसे सूटेबल कंडीशंस मिल जाए, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी विल अकर, और ऐसे टाइम में जो है द फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट। सो हाउ डज all of this happen? All of this happens when ovulation is starting,
mature ova is coming out from the ovary and the sperm fertilizes it. अब जैसे ही fertilization हो गया तो जाइगोट बन गया, जाइगोट आएगा और जो है आपके यूट्रस में जो है वो एम्बेडेड हो जाएगा और वहाँ पर वो डेवलप करने लगेगा और इसी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी का होना। बट एक और भी चीज़ तो हो सकती है कि ओव्यूलेशन हुआ हो, यानी ओवरीज ने जो है एग को, एक मेच्योर एग को जो है प्रोड्यूस किया हो, बट स्पर्म उस तक ना पहुंच पाया हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जो पूरी यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो जो है फीमेल की बॉडी से निकल जाएगी और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। सो ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। सो द यूट्रस लाइनिंग वुड बी शेड ऑफ एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन एज मेनार्क, यानी कि जब पहली बार फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उस फर्स्ट फ्लो को हम बोलते हैं मेनार्क। बट एक सर्टन एज के बाद जब फीमेल्स रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल नहीं है, दैट इज 45 to 50 ईयर्स की एज के बाद, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और वो पीरियड जब ये स्टॉप हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो इस दौरान फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट एंड कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सो आई होप 45 to 50 ईयर्स के एज के बाद मेनोपॉज जो आता है वो आपको समझ में आ गया, दैट इज नथिंग बट द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कौन कंट्रोल करते हैं? कुछ केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स, और इनके बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट, अगर प्रेगनेंसी हुई तो जो हमारा जाइगोट है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, फीटस में, एंड देन जो फीमेल के बॉडी के थ्रू बाहर आएगा दैट विल बी ईदर अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, यानी ईदर अ बॉय और अ गर्ल। नाउ ये कैसे डिटर्मिन होगा कि बॉय है या गर्ल? दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो ऑफस्प्रिंग है या जो बेबी है उसका क्या सेक्स होगा वो डिटर्मिन करना ही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और वो किस पे डिपेंड करता है? क्या आपको पता है वो किस पे डिपेंड करता है, मदर पे या फादर पे? अगर आपको पता है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारा जाइगोट बनता है वो जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमीट। मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस इन द जाइगोट। तो मेल से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और फीमेल से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आते हैं। तो एज यू कैन सी दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन द न्यूक्लियस। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये कैसे डिटर्मिन करते हैं? आइए देखते हैं। बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं हाइट बताते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, कुछ क्रोमोसोम्स बताते हैं अबाउट योर हेयर। तो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं वो क्रोमोसोम्स पे फोकस करूंगी जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करेगा, यानी ये बताएगा कि जो बेबी है, जो जाइगोट है वो डेवलप होकर बेबी में कन्वर्ट होगा, बेबी प्रोड्यूस होगा, तो वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। सो दैट will be done by sex chromosomes, and out of the 23 pairs of chromosomes in the human beings there are 2 chromosomes which determine the sex and they are known as sex chromosomes। तो ये जो 2 chromosomes होते हैं ये होते हैं sex chromosomes X and Y। So these 2 chromosomes are sex chromosomes। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये कैसे determine करता है the sex of the child।
तो अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स टाइप के ही होते हैं, और जो मेल्स में होते हैं वो एक्स एंड वाई टाइप के होते हैं। सो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स है और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। तो होगा क्या, जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म आएगा, स्पर्म कैन ईदर बी एन एक्स क्रोमोसोम और अ वाई क्रोमोसोम। सो ये जो आपके एग्स हैं ये फीमेल की बॉडी में है, एंड हमें पता है कि इस केस में दोनों ही जो एग्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है। बट मेल में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एक एक्स क्रोमोसोम हो, स्पर्म जो है उसका जो न्यूक्लियस हमें पता है स्पर्म सिंगल सेल्ड होता है, तो उसके न्यूक्लियस में अगर जो क्रोमोसोम है वो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। अब हमें पता है स्पर्म ही आएगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो जो जाइगोट बनेगा हमें उसी से पता चलेगा, हम उसी से ही सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि जो स्पर्म आया उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, वाई या एक्स क्रोमोसोम, दोनों में से कोई भी एक वो कैरी कर सकता है। तो अगर वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया जिसमें ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, एक्स वाई बन जाएगा, एंड दिस विल गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। See, so this will give birth to a male child, a baby boy. And if X chromosome comes through the sperm and fertilizes, of course, the X chromosome in the egg, then it will lead to a female child or a girl. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है हाउ सेक्स इज डिटर्मिन। सो क्या अब आप बता सकते हैं किसने डिटर्मिन किया सेक्स? स्पर्म ने। और स्पर्म कौन रिलीज करता है? द फादर, यानी कि द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। जाइगोट जो है कब एक्स जाइगोट जो होगा वो जो है गर्ल चाइल्ड होगा, और एक्स वाई जो जाइगोट है वो जो है बॉय चाइल्ड होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। So I hope this video is clear to you. In our next video हम पढ़ेंगे about hormones, वो chemical substances जो कि सारे changes लाते हैं puberty के time पे। Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about reaching the age of adolescence. ये class 8 science का chapter है। तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट adolescence, puberty और sex determination, और आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये कॉज कौन करता है। जब हम टीन एज में आते हैं तो ये जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि मुस्टैश का आ जाना बॉयज़ में, ब्रेस्ट का इनलार्जन हो जाना गर्ल्स में, ये सारे चेंजेस जो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बना देते हैं ह्यूमन बींग्स को, वो सारे चेंजेस जो हैं कॉज कर होते हैं ड्यू टू सम केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज हार्मोन्स। तो आपने सुना होगा डेफिनेटली कि आपके पेरेंट्स को कहते हुए कि टीन एज के टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस के लिए हमारी बॉडी में। एंड ऑफ कोर्स कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि केपेबल बनाते हैं हमें रिप्रोडक्शन के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट कैसे होते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स ग्रोथ में काम करेंगे, कुछ सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में काम करेंगे, कुछ हमारी बॉडी के जो है शुगर लेवल्स को मेंटेन करेंगे। तो ये जो बहुत सारे टाइप ऑफ हमारे हार्मोन्स होते हैं इनको सिक्रीट कौन करता है? कुछ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और हम अगर बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, और यहाँ पर आप देखिए टेस्टिस। टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे सारे ग्लैंड्स कॉमन है अमंग मेल्स एंड फीमेल्स, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ सेक्स हार्मोन which is secreted by testis in males and by ovaries in females. यही मेजर डिफरेंस है ग्लैंड्स का, जो डिफरेंट हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं फीमेल्स और मेल्स में। सो ऑफ कोर्स हम ये तो जान ही चुके हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, और
जो भी चेंजेस एडोलेसेंस में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये हार्मोन सिक्रीट कैसे होते हैं, ग्लैंड्स से, और इन सभी ग्लैंड्स को एक कलेक्टिव नाम दिया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है सेक्स हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, मेल सेक्स हार्मोन, एंड मेल सेक्स हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय टेस्टिस उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय ओवरीज इन फीमेल्स इज नोन एज एस्ट्रोजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ओवरीज जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनके ब्रेस्ट को एनलार्जन करने में, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल्स में टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है। तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। तो आगे हम बढ़ते हैं, हॉर्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं बॉडी में। तो बेसिकली हॉर्मोन्स जहाँ प्रोड्यूस हुए, ज़रूरी नहीं है वहाँ ही उनका काम हो, उनका काम होता है एक डिफरेंट जगह पे जहाँ तक वो जाते हैं, और वो जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं टारगेट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट वो है जहाँ आपको पहुँचना है। सपोज आपका टारगेट इस वक्त ये है कि आपको 9th क्लास में पहुँचना है, सो दैट इज़ योर टारगेट। तो सिमिलरली हॉर्मोन्स के लिए जो टारगेट होता है उसे हम बोलते हैं टारगेट साइट। हॉर्मोन्स बनते ग्लैंड्स के द्वारा है किसी एक जगह में बॉडी में, और उनका एक्शन उन्हें दिखाना होता है अपने टारगेट साइट पर जाकर, तो वो वहाँ से वहाँ जाते हैं। सो बेसिकली हम पढ़ चुके हैं फीमेल और मेल्स के सेक्स हार्मोन्स के बारे में, बट उनका रोल क्या होता है। उनका रोल ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि सिक्रीट होते हैं बाय टेस्टिस एंड बाय ओवरीज रिस्पेक्टिवली, ये जो है ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस तो हो गए, अब इसके बाद ये जाएंगे कहाँ, टारगेट साइट में। और कैसे जाएंगे टारगेट साइट में, कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है सारी चीज़ें, वाया ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये टारगेट साइट पे पहुंच गए, और प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस लाने थे, इंडिविजुअल को सेक्सुअली एक्टिव बनाना था, वो सारे चेंजेस ये दोनों हॉर्मोन्स ने प्ले किया। तो दिस इज हाउ ऑल इट हैपन्स, बट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पहले क्या ये हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, नहीं, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम ही ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उसके बाद ही मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होते हैं। तो बेसिकली हार्मोन्स को हमेशा कहाँ पहुँचना होता है, हार्मोन्स को हमेशा पहुँचना होता है टारगेट साइट पे, और वो पहुँचते कैसे हैं, वाया द ब्लड स्ट्रीम। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूँ तो हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट और भी तो हार्मोन्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ना करे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इफ आई टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड, हम सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें पता है हमें थायराइड नाम की बीमारी हो सकती है। अगेन एड्रेनल ग्लैंड्स, ये सॉल्ट का लेवल मेंटेन करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पैनक्रियाज, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है जो शुगर बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी में। अगेन यू नो कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, और ओवरी जो कि फीमेल्स में होता है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, और वो हमें पता है सेक्स ऑर्गन्स और सेक्सुअली एक्टिव करने के काम में यूज़ होते हैं वो हॉर्मोन्स। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। तो हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, एड्रेनल ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनल, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि किसी भी पर्सन के ग्रोथ के लिए काम आता है। तो आई होप ये डिफरेंट हॉर्मोन्स और क्या इनके जो यूजेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स में भी तो हॉर्मोन्स होते हैं, और वो इंसेक्ट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो अब हम मैं यहाँ पे जैसे आपको बता चुकी हूँ फ्रॉग का एग्जाम्पल लेके, कि उसकी बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टेडपोल से जब अडल्ट फ्रॉग बनता है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, बताइए, क्या आप बता सकते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं
जो हमारा टेडपोल है ये डेवलप हो रहा है एडल्ट फ्रॉग में। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये पूरा जो चेंज है, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हॉर्मोन्स। सो फ्रॉग के केस में भी उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, और इंसेक्ट हॉर्मोन्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस कॉज करते हैं। अब थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो तो फ्रॉग को चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है, बट अगर फ्रॉग के एनवायरनमेंट में आयोडीन हो, तो अगर आयोडीन ज़्यादा होगा तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो पाएगा। तो इन केस ऑफ फ्रॉग्स थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड, एंड थायरोक्सिन production depends on the iodine content in the water in which the frog is living. So I hope ये आपको समझ में आ गया है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट हॉर्मोन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं हॉर्मोन्स को और हम बात करते हैं अबाउट बैलेंस्ड डाइट। क्यों चाहिए बैलेंस्ड डाइट? अगर एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना है तो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो इंडिविजुअल फिट होना चाहिए ताकि जो ऑफस्प्रिंग आए वो भी फिट हो। तो अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस में हमें क्या कंसिडर करना होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द मेल एज वेल एज द फीमेल। और अच्छी हेल्थ के लिए जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो क्या होता है, बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशन एडिक्वेट अमाउंट में हो, और बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ आपको ज़रूरी है एक्सरसाइज, तो डेली एडिक्वेट एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी। अब बैलेंस डाइट के लिए आपको पता है आपको क्या क्या खाने होंगे, आपको सीरियल्स भी खाने होंगे, आपको फ्रूट्स भी खाने होंगे, वेजिटेबल्स भी खाने होंगे, नॉन वेज आइटम्स जो कि आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एंड मिल्क एंड एग्स कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे फूड आइटम्स आपको किसी ना किसी तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपकी डाइट को जो है स्टेबल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग ही एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को जो है बर्थ दे सकता है। अगेन अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा डेफिनेटली कि किसी भी बच्चे के लिए जो मदर का मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिशियस होता है। तो इसीलिए इन्फेंट्स को क्या कहा जाता है, मदर्स मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो आयरन जो है वो हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। तो आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं, ये नॉनवेज जो फूड्स होते हैं, मीट, चिकन, दे आर वेरी रिच इन आयरन। फिर हमें पता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ये सब दे आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ आयरन। सो आयरन रिच फूड्स शुड बी केप्ट इन आवर डाइट्स, बिकॉज वो जो है ब्लड को जो है बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। तो डेफिनेटली यू शुड bath daily and you should maintain regular exercise. So all these things will help you to keep personal hygiene. अगर आप पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे, अगर आप डेली नहीं नहाएंगे, आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट यू आर एडवाइज्ड कि आपको डेली नहाना चाहिए। एंड नाउ लास्ट, हमें क्या सब खाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो हमने पढ़ लिया, बट हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स? द डोंट्स आर ड्रग्स। आपने देखा होगा देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, इंजेक्शन के थ्रू, पाउडर के फॉर्म में, एट्सेट्रा। सो क्या ड्रग्स लेना हेल्थ के लिए अच्छा होता है? नहीं। दिस इज बिकॉज ड्रग्स हम अगर लेते हैं तो हम उनके एडिक्शन में आ जाते हैं, वी गेट एडिक्टिव टू ड्रग्स, तो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट टेक ड्रग्स। एंड अगर मैं आपसे बात करूं क्यों नहीं लेने चाहिए ड्रग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट टेक ड्रग्स। अगेन आप सबने एड्स के बारे में सुना है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस HIV, एंड ये एड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग पे ट्रांसफ़र होता है थ्रू द यूज़ ऑफ सिरिंजेस। सो अगर इन्फेक्टेड सिरिंजेस आई
तो उससे ये बीमारी भी हो सकती है एड्स, विच इज़ फेटल, विच कैन इवन कॉज डेथ। सो देयरफॉर अगर आप सिरिंज शेयर करोगे तो क्या होगा, एड्स होगा। और कौन सी सिरिंज की हम बात करें, जिस सिरिंज से आप ड्रग्स ले रहे हैं, अगर वो सिरिंज इन्फेक्टेड होगी HIV वायरस से, तो अगर आपने उस सिरिंज से ड्रग्स लिए तो आपको भी एड्स हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है दैट वाई शुड वी से नो टू ड्रग्स, बिकॉज इट कैन इवन कॉज वेरी डेंजरस डिसीजेस। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द NCERT। टिल देन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर है और इसमें आज हम इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि NCERT क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। What is the term used for chemical secretion of endocrine glands which are responsible for changes that take place in our body? तो क्या होते हैं वो chemical substances friends? वो होते हैं hormones. Adolescence, define adolescence. Adolescence वो period है life का जब बहुत ज़्यादा changes हो रहे होते हैं body में और जब आप sexually active हो जाते हैं और reproduction के लिए capable हो जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is menstruation? Explain। तो हमें पता है फीमेल्स में जो है ओवा या एग रिलीज होता है once in every 28 to 30 days। और अगर कोई मोबाइल कोई स्पर्म आकर वहाँ पर ओविडक्ट में इस एग को फर्टिलाइज कर दे, इस ओवा को फर्टिलाइज कर दे और जाइगोट फॉर्म हो जाए, तो ये जाइगोट जो है डिवाइड करता है इनटू सेल्स और जाकर एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में, जहाँ पर ये जो है एक थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो तो ये थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जो है ये शेड ऑफ हो जाती है यूट्रस से और वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है, एंड दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन फीमेल्स विच इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। लिस्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ बॉडी एट प्यूबर्टी। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही हाइट बढ़ती है, बोन्स इलोंगेट हो जाती है हैंड्स और लेग्स की। गर्ल्स के केस में चेस्ट और जो है ब्रेस्ट जो है वो वाइडन हो जाती है, डेवलप होती है। बॉयज़ के केस में जो है मुस्टैश, बियर्ड, फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर ये आना शुरू हो जाते हैं। देन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम capable for reproduction, but this change also takes place at puberty, that both of them become capable of reproduction. Prepare a table or having two columns depicting the name of the endocrine gland and the hormone secreted. तो हम सबको पता है टेस्टिस जो है सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन। देन अदर वी विल स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अंडर ग्लैंड्स आते हैं, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने ये टेबल बना लिया है कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। What are sex hormones? Why are they named? So तो हम सबको पता है कि सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, दो होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल्स में होता है जो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, और फीमेल्स में जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन जो ओवरीज सिक्रीट करती है। तो वो हॉर्मोन्स जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को सेक्सुअली एक्टिव बनाते हैं, दे आर नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स। फंक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स क्या होता है? हमें पता है कि सेक्स हॉर्मोन्स बहुत सारे चेंजेस कॉज करते हैं बॉडी में। क्या चेंजेस कॉज होते हैं?
बॉयज़ की अगर हम बात करें, बॉयज़ के केस में जो है फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाती है एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिसमें कि ओवरीज आ जाते हैं जो कि ओवा यानी कि मेच्योर एग रिलीज़ करने लग जाते हैं. मेल्स में जो है आपके मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि पेनिस, वो डेवलप होता है एंड इट इज़ देन एबल टू release the sperm and so on. Next, adolescents should be careful about what they eat because हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है. बिकॉज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. तो अगर डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो वो जो ग्रोथ है एडोलेसेंस में जो कि बहुत फास्ट स्पेस पे होती है वो नहीं हो पाएगी. रिप्रोडक्टिव एज इन विमेन स्टार्ट्स जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम मेनार्क बोलते हैं. The right meal for adolescents should be a balanced diet. So let's see the options. Chips, noodles, Coke, no. Chapati, dal and vegetables, yes. तो I hope ये answers आपको clear है. Write notes on Adam's apple. So what is Adam's apple? जो बॉयज़ होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी व्हाट हैपन्स, उनका जो लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स वो जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्यूड होने लग जाता है, उसका साइज़ बढ़ता है, वो डेवलप होता है. और इस प्रोट्यूडिंग स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, जो उनकी वॉइस को जो है डीप बना देता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं जिनकी की वजह से हम उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दे आर नथिंग बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो हमको पता है कि अगर हम बात करें प्यूबर्टी में बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं. द बॉयज़ उनके फेशियल हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, चेस्ट में हेयर आने लग जाते हैं, pelvic hair increase हो जाते हैं. And what about females? Their chests develop, their breasts develop and the area under their waist it broadens. Again their breasts start to produce milk. So all these changes help us to distinguish between boys and girls and therefore they are known as सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो आई होप ये आपको क्लियर है कि बॉयज़ जो है उनमें क्या चेंजेस होते हैं और गर्ल्स जो है उनमें क्या चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी. तो हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोजोम्स होते हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स में से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स में एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं दोनों और मेल्स में एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोजोम होते हैं. तो अगर हम बात करें कि अगर स्पर्म आया जिसने एक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल के साथ कंबाइन किया और वो जो स्पर्म है अगर वो वाई आया और अगर वो एक्स आया, ये जो है ये आता है आपके फादर से और मदर में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो दोनों एक्स ही होते हैं. तो अगर फादर का एक्स क्रोमोजोम मदर के एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज़ हुआ यानी कि फादर का जो एक्स क्रोमोजोम है अगर वो वाला स्पर्म आया और उसके न्यूक्लियस का जो एक्स क्रोमोजोम है फीमेल यानी मदर के न्यूक्लियस के एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज़ हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्स टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे कि गर्ल चाइल्ड होगी. बट अगर स्पर्म का जो क्रोमोजोम है वो वाई है और मदर का तो एक्स है ही, तो आपका जो है एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा और यहाँ पर जो है जो होगा वो होगा बॉय. So I hope this type of sex determination is clear to you and why there is one pair of chromosomes which is known as sex chromosomes. तो I hope this chapter is clear to you. हमारी next video में हम next chapter पढ़ेंगे class 8 science का. Till then, thank you.